ये कहानी को मैंने छपवाया था एक पत्रिका में, तो वही मैं आपको एक वृतांत के रूप में बताती हूँ। उसने देखा कि सविता चाट के ठेले पर टिक्की और बताशे खा रही है। शाम का समय है। उसका पति दिल्ली अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है और वह अपने शहर में चाट के मजे उड़ा रही है। ये देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत अटपटा लगा। उसने पूरे मोहल्ले में ये खबर उड़ा दी कि सविता को अपने पति का कोई गम नहीं है। उसका पति अस्पताल में दिल्ली में पड़ा है और वहाँ उसकी माँ सेवा कर रही है, और इसको देखो यहाँ पर चट्टे बट्टे कर रही है। धीरे धीरे जब ये बात सविता के कानों में पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। पहले तो वो इन सारी बातों से टूटने लगी, लेकिन फिर उसने अपने आप को मजबूत किया। उसने अपने आप को टूटने से बचाया और अपने अंदर ऊर्जा पैदा की। वो जानती थी कि मदद करने वाला कोई नहीं है। इस समय हर चीज को दरकिनार करके उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है। माँ क्यों थी दिल्ली? इलाज में अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा था। कहाँ से आता वो पैसा? क्योंकि उसका पति तो पिछले 3 महीने से दिल्ली अस्पताल में पड़ा था। इतना महंगा इलाज कैसे होता? जितनी जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। सविता अपने शहर में रहकर अपने पति का बिजनेस संभाल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में लगी थी ताकि वह दिल्ली भेज सके। ओवर टाइम करती थी और जब रात को थक हार कर घर लौटती थी तो 1 प्लेट टिक्की या थोड़ा सा चाट पकौड़े खाने से वो खाना बनाने से बच जाती थी, क्योंकि अगली सुबह उसे फिर दुकान खोलने के लिए सुबह जल्दी उठना है। उसे घर की भी जिम्मेदारी निभानी है और अपने पति का बिजनेस भी संभालना है और अपने आप को भावात्मक तौर पर टूटने से भी बचाना है। वो रो भी नहीं सकती थी किसी के आगे। उसकी परीक्षा कठोर परीक्षा चल रही थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और वह अपने पति को नहीं बचा पाई। उसने फिर अपने आप को एक बार टूटने से रोका। बहुत धैर्य के साथ उसने अपने पति का सारा अंतिम कार्य, अंतिम संस्कार किया। पूरे परिवार के साथ बहुत धैर्य से खड़ी रही। छोटा बच्चा था, उसकी देखभाल करनी थी, उसे पाल पोस कर बड़ा करना था, अपने पति के सपनों को पूरा करना था। एक बार वही पड़ोसन उसके पति के मरने के बाद उसका दुख बांटने उसके घर आती है और वो देखती है कि उसके पूरे घर में किसी भी दीवार पर उसके पति का कोई भी तस्वीर नहीं लगी है। एक बार वो फिर पूरे मोहल्ले में जाकर बातें बनाती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। ना तो उसे जीते जी अपने पति की परवाह थी और न मरने के बाद परवाह है। उसके पूरे घर में उसके पति की एक तस्वीर नहीं लगी है। नहीं तो इतनी कम उम्र में कोई भी औरत अगर विधवा हो जाएगी
तो क्या अपने घर में तस्वीर नहीं लगाएगी अपने पति की? ये बातें फिर सविता के कानों में पड़ी। इस बार वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि वह जानती थी कि असलियत क्या है। जब आप अकेले हो, आपका साथ देने वाला कोई नहीं हो, तब आपको बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है, जहां भावनाओं को उठाकर ताक पे रख दिया जाता है। उसे लाड़ दुलार भी देना था बच्चे को, उसको भी पालना था। अगर वो अपने पति की यादों से बाहर नहीं निकलती तो वो कैसे जीवन जीती? या तो वो अपने पति के साथ मर जाती, और अगर जिंदा है तो जीवन तो जीना है ना। लेकिन उसको बहुत दुख हुआ कि दुनिया क्यों दूसरों को तोड़ती है, क्यों उन्हें भीतर से नहीं समझती। एक पत्नी को जितना दुख हो सकता है, क्या कोई बाहर वाला महसूस कर सकता है उस दुख को? वो क्या कर रही है, कैसे अपने आप को जोड़ रही है, कैसे तिल तिल करके अपना जीवन जीने का तरीका बना रही है, ये दूसरों को क्या पता। वो किस तरह अपने पति को याद कर रही है। कोई आंसू बहाकर याद करता है, कोई अपने प्रियजनों के सपनों को पूरा करके याद करता है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करके याद करता है। सबके अपने तरीके होते हैं। उसने अपने पति की यादों को अपने दिल में समेट के रखा था। उसके पति की जगह घर की दीवारों पे नहीं, उसके दिल में थी। उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने पति के सपने और अपना फर्ज पूरा कर रही थी, दुनिया कुछ भी कहे। ये तो थी सविता की कहानी, लेकिन ये हमारे समाज की एक आम कहानी है। हमारा समाज किसी भी स्त्री को हंसता खिलखिलाता या सुखी नहीं देख सकता। शायद वह चाहता है कि स्त्री हमेशा पुरुष पर निर्भर रहे, कमजोर रहे, मदद मांगती रहे। आत्मनिर्भर स्त्री, आत्मसम्मानी स्त्री और महत्वाकांक्षी स्त्री हमेशा से समाज को चुभती है। और जब उसे कोई हथियार नहीं मिलता तो उसके पास एक सशक्त हथियार होता है, स्त्री पर चरित्रहीनता का लांछन लगाना। दोस्तों, ये बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही अनैतिक कार्य है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसी के लिए जजमेंटल ना बने, किसी के लिए निर्णायक ना बने। कौन किस स्थिति में क्या कर रहा है ये हमें और आपको नहीं पता। इसलिए हो सके तो भावात्मक सहारा दीजिए, व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने इतना कर लिया तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम कल फिर शाम को 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए विदा।